देखो भैया, आज हम बात करते हैं कंसेंट की। और कंसेंट के साथ ही आप देखते हैं फ्री कंसेंट। कंसेंट को जब आप कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे तो इसे दिया हुआ सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 में दिया हुआ है, वेयर टू और मोर पर्सन आर एग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस दे आर सेट टू कंसेंटेड। यानी कि जब दो व्यक्ति किसी एक बात पर समान भाव से सहमत होते हैं, वे कंसेंट करते हुए कहे जाएंगे। सेक्शन 13 यानी कि कंसेंसस एड इडम फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए जो जेन्युइन कंसेंट है पार्टीज की, वो बहुत जरूरी है। कंसेंसस एड इडम यानी कि जो मीटिंग ऑफ पॉइंट्स, व्हिच मींस दैट द पार्टीज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट मीन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। द पार्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग। देखो, जो अपनी बात जिस भाव से हम सामने वाले तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसी भाव तक, उसी भाव से, उसी रूप में और उसी मैनर में वो उस तक पहुंच जानी चाहिए। और अन्यथा की स्थिति में जो कंसेंट है वो डिफेक्टिव कंसेंट मानी जाएगी। अब जब देखते हैं कि कंसेंट फ्री कब नहीं होगी, व्हेन द कंसेंट इज नॉट फ्री। सेक्शन 14 इसके लिए बताता है, कंसेंट इज नॉट सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोरिजन, जो सेक्शन 15 में दिया हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में दिया हुआ है, फ्रॉड 17 में दिया हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में दिया हुआ है। अब जब हम कोरिजन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस की जब हम बात करते हैं, इट आइदर बी वॉइडेबल और मे बी सेट असाइड बाय द कोर्ट, जो 19A में दिया हुआ है। इसको आगे देख लीजिएगा, फ्री कंसेंट। नाउ फ्री कंसेंट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट। द सेक्शन से सेक्शन तो सीधा सीधा से ये कहेगा, द कंसेंट इज नॉट कंसीडर्ड फ्री consent when it is not caused or affected by the following: coercion and influence, fraud, misrepresentation, mistake। अब आप सबसे पहले देख लीजिए सेक्शन 15 को। सेक्शन 15 में जब आप देखेंगे तो कोरिजन की बात करते हैं, तो वहां पे चार चीजें दी हुई है। चार चीजें क्या है? थ्रेटनिंग, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, और डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन अनलॉफुली। चार चीजें आप यहां देखेंगे, या तो किसी कार्य, ऐसे कार्य को करके या करने की धमकी दे करके, जिसको आईपीसी मना करता है। दूसरा दिया हुआ, किसी व्यक्ति की या तो संपत्ति को कब्जे में लेकर के अनलॉफुली उसको डिटेन करके या डिटेन करने की धमकी दे करके कोई कंसेंट अगर ली गई है, द कंसेंट इज सेड टू बी एक्वायर्ड अंडर कोरिजन। तो देख लीजिए भैया, कोरिजन मींस यूजिंग फोर्स टू कंपेल ए पर्सन टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। और कोरिजन का मतलब क्या है? वो फोर्स को यूज करना है किसी व्यक्ति को कंपेल करके, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो। So force or threats are used to obtain the consent of the party under coercion. That is, it is not free consent. Section 15 of the Contract Act describes coercion as committing or threatening to commit any act forbidden by law in IPC. Unlawful detaining or threatening to detain any property with the intention of causing any person to enter into a contract। भैया ये केवल और केवल इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसको जब आप आगे एलोबरेट करते हैं, एलोबरेट करने के लिए देखो, ये जरूरी नहीं है कि जब कंसेंट की जब हम बात करते हैं अंडर कोरिजन, अगर जिस स्थान पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उस स्थान पर आपकी आईपीसी एप्लीकेबल हो। केवल और केवल यहाँ जो आपकी चीज देते हैं, कंसेंट लेने के लिए जब आप कोई क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं, क्रिमिनल फोर्स भी वो जो आपका आईपीसी मना करता है, इतना ही सफिशिएंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को विशिएट करने के लिए, या आपकी जो कंसेंट है उसको विशिएट करने के लिए, डिफेक्टिव बनाने के लिए। A point to be remembered that is that it is not necessary that the IPC is applicable at the place the consent was obtained। ये जरूरी नहीं है कि जहां कंसेंट ली गई है वहां पे आईपीसी आपकी प्रिवेल करती है, एप्लीकेबल है या नहीं है।
A very crucial part of the law is the phrase to prejudice of any person. Prejudice of any person यानी कि तो सामने वाले को कोई नुकसान पहुंचाना, उसे प्रेजुडिस करना है. Whatever which means the coercion could be directed against the prejudice of any person and not just a party to the contract. जो prejudice है किसी थर्ड पार्टी से भी हो सकता है. It is also not necessary that only the party to the contract cause the coercion. Coercion के लिए जो क्या नाम है जो फोर्स है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा यूज की जा सकती है. Even a third party a contract can cause coercion to obtain the consent as was seen in case of. अब ये देखो रंगना खंबा वर्सेस अलवर सिटी का केस है. इसको चलो आगे देखेंगे अभी. ये देखिए अब पहली बात हम कर रहे थे कमिटिंग और threatening to commit any act forbidden by IPC. Committing of any act forbidden by IPC किसी ऐसे कार्य को करने करके जिसे आईपीसी माने करती है. अब वो केस यहाँ देख लीजिएगा भैया रंगन कयामा वर्सेस अलवर सिटी का. इसमें ये सीधा सीधा सा प्रिया बताएगी. प्रिया देखो पढ़ा हुआ केस है बेटा. प्रिया हाँ सर, सुना हुआ था ये. सुना हुआ था. क्या था इसमें? हेलो. हेलो हाँ क्या था इसमें? कि कि सर ये जो लेडी होती है इसके हस्बैंड की मतलब जो अंतिम वो जो होता है वो तब तक नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि वो बॉय को अडॉप्ट नहीं कर लेगी. तो इसमें इसको फोर्स किया गया था. प्रेरणा पढ़ा है केस ये बेटा? प्रेरणा हेलो सर, वॉइस आ रही है? भैया मुझे आवाज आ रही है. सर नहीं, ये केस नहीं पढ़ा हुआ. चलो ये भी अच्छी बात है. दिव्या नहीं पढ़ा बेटा? सर इसमें यही पढ़ा है मैंने भी कि वो तब तक उसके अंतिम वो जो उसके जो लास्ट मूव वो होते हैं वो नहीं करने जब तक कि वो अडॉप्ट ना कर ले उसको. लास्ट वो क्या होते हैं बेटा? ये देखो आप सीधे से सामने ही पढ़ दो. देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है द विडो वाज कोर्स्ड इनटू अडॉप्टेड ए बॉय बाय द बॉयज पेरेंट बाय नॉट अलाउइंग द कॉर्पस ऑफ द विडोज हस्बैंड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द होम अंटिल द अडॉप्शन इज मेड. अब उसको कह दिया कि जब तक वो अडॉप्ट नहीं करेगी उसको जो कॉर्पस है उन्हें वहां से हटाने नहीं दिया जाएगा. और इस तरह की जो कंसेंट है वो कंसेंट अंडर coercion है और इसको नहीं मानेगा. Husband of a girl of 13 years died and the relation of the deceased did not allow the corpus to be removed unless she adopted a child of their choice. It was held that the adoption was not being caused by coercion. Or adoption was being by coercion. अब इसके बाद ये कि threatening to commit any act forbidden by IPC. किसी या तो कि एक काम कर लिया उन्होंने अंडर कोर्सिव और या दूसरा ये कहते हैं किसी ऐसे कार्य की करने की धमकी दे करके. चिक्कम मिराजू वर्सेस चिक्कम शीशम्बा का केस है. देखो ये अनीश पढ़ा हुआ है बेटा? नहीं सर. क्यों? कॉन्ट्रैक्ट के इतने केसेस नहीं पढ़े हुए सर मैंने. अरे भैया मैंने तो पढ़ाए थे. पता नहीं सर, मेरे को तो ध्यान नहीं है. पहले कभी अब बहुत सारे मतलब कॉलेज में पढ़ाए होंगे तो पढ़ाए होंगे, अभी याद नहीं है. हमने कॉलेज में पढ़ाए थे भैया. हाँ सर, याद नहीं है. हाँ कोई बात नहीं. लोग बिजी इतने हो गए पढ़ते वढ़ते तो है नहीं. अब पढ़ने से तात्पर्य मेरा केवल ये है भैया जब कंसेंट मैंने रात मैसेज डाला था ना इसलिए स्पेशली डाला था कि भैया कुछ देख लेंगे बच्चे. स्पेशली 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22 लिख करके. खैर चलो कोई बात नहीं. अब इसके लिए सीधे सीधे से ये कहता है भैया कि एक व्यक्ति जो अनीस भाई साहब है हमारे, अनीस भाई साहब अपनी पत्नी और बच्चे को धमकी देते हैं कि भैया या तो ये जो प्रॉपर्टी है मेरे नाम लिख दो अन्यथा मैं तो सुसाइड कर रहा हूँ. अब वो बेचारे पत्नी और बच्चे दोनों डर गए कि भैया ये कुछ जहर वहर खा ना ले. तो वो भैया लिख देते हैं इनके नाम में. Where a man gave a threat to his wife and son to commit suicide if they did not execute a release deed regarding some properties which the wife and son claimed as their own. It was said that the release deed was initiated by coercion
विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 15। अब ये जो रिलीज डेट है इसको इनिशिएट होगी एज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15। खैर चलो कोई दिक्कत नहीं। द अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि किसी प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन करके, और दूसरा दिया हुआ थ्रेटनिंग टू डिटेन ए प्रॉपर्टी अनलॉफुली। दो चीजें हैं, या तो डिटेन करके या डिटेन करने की थ्रेट दे करके। एशफ्ले वर्सेस रेनॉल्ड्स का केस है, पढ़ा है किसी ने? पढ़ा हुआ किसी ने? कोई बात नहीं, चलो। अब ये जो हमारे प्रेरणा है, प्रेरणा ने जो है अपना मोबाइल फोन अनीस के पास प्लेज कर दिया। प्लेज किया क्योंकि उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी। प्रेरणा को, प्रेरणा अनीस को कहा, अनीस भाई मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, और जब तक ये मोबाइल, मेरा मोबाइल आप रख लो, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, और आप भैया मुझे क्या नाम है, सीधा सा मेरा मोबाइल वापस कर देना, 1 हफ्ते में लौटा दूंगी। ठीक है भैया। प्रेरणा ने मोबाइल अनीस के पास रख दिया और 10,000 रुपये उधार ले लिए। 1 हफ्ते बाद प्रेरणा ने जब उनको 10,000 रुपये लौटाए, अनीस बोले नहीं भैया हम तो 12,000 रुपये लेंगे, देख लो आप। अब वो बेचारी करती क्या ना करती, 12,000 दे दिए। अब कोर्ट में सूट फाइल हुआ, कह दिया कि ये जो किसी प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन करके तब वो इस तरीके की रिकवरी की गई है। ये अब देखो इसमें केस क्या है, द प्लेंटिफ हैड प्लेज्ड हिज प्लेड विद द डिफेंडेंट फॉर ₹20 pound. When he went to redeem it, the pledgee insisted that an additional of ₹10 pound and then sued to recover it back. The court allowed the plaintiff to do so. He was in immediate need of this article and the defendant extracted from him extra amount by refusing to deliver it. अब वो जो प्लेंटिफ है उसे भैया तुरंत जरूरत थी, भाई प्रेरणा को जरूरत थी मोबाइल की, सारी क्लासें रुकी हुई थी उसकी बेचारी भली बच्ची की, और इस वजह से क्लास ले नहीं पा रही थी, और बाकी काम भी नहीं हो रहे, तो एडमिट कार्ड भी सारे डाउनलोड करने थे, फॉर्म भी भरने थे। अब तुरंत भैया दे दिए। अब उसके लिए माना क्या गया, कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये जो ना अपने आप में जो अंडर कोरोजन ये कंसेंट है, इसलिए फ्री नहीं होगी। अब दूसरा क्या, थ्रेटनिंग टू डिटेन ए प्रॉपर्टी अनलॉफुली। थ्रेटनिंग टू डिटेन ए प्रॉपर्टी, मूथिया चेटियार वर्सेस करुपन शेट्टी का केस है, पढ़ा है किसी ने? चलो खैर कोई बात नहीं, देख लेना, कुछ चीजें पढ़ लिया करो भैया, ये आपके लिए होमवर्क मान लो। अब तीसरी जो बात करते हैं, टू प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटसोएवर, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू ए एग्रीमेंट, किसी, और जो इंटेंशन क्या है, जो कोरिजन किया गया, इस तरीके की जो कंसेंट ली गई है, वो उसके इंटेंशन ये कि सामने वाला व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी उसमें एंटर होगा। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस देख लीजिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए सीधी सीधी सी एक भैया अगर आप बात करते हैं तो ये है कि असम्यक असर, अगर आप हिंदी में देखोगे, असम्यक असर इन द सेंस की जो सीधे सीधे से आप सामने वाले व्यक्ति को अनुचित प्रेशर क्रिएट करके कोई काम कराते हैं। अब सेक्शन 16 के परिव्यू में आप इसे देखिएगा, देखो अनीश जी सर। बेटा पढ़ देना इसको, सेक्शन 16 क्या कहता है, धीरे धीरे पढ़ना, जल्दी मत पढ़ना है ना। जी सर। तो आवाज धीरे नहीं भैया। Undue influence defined. हाँ, A contract is said to be induced by undue influence, where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other. शाबाश। तो ये कह रहे हैं कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा अनड्यू इन्फ्लुएंस में माना जाएगा जब पक्षकारों के रिश्ते इस तरीके के हों कि जिनमें से एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा को, विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में हो, है ना। जी।
हाँ पढ़ दो फिर आगे। and uses that position to obtain an unfair advantage हाँ, over the other. और जो उसकी जो ये पोजीशन है, ये स्थिति है, इस पोजीशन का लाभ उठा करके वो किसी दूसरे व्यक्ति से, सामने वाले से उसका अनड्यू एडवांटेज लेता है। आगे भी पढ़ दो बेटा। Second, in particular and without prejudice हम्म, to the generality of the foregoing principle, हम्म, a person is deemed to be in a position to dominate the will of the other. हाँ A. Where he holds a real or apparent authority over the other. ठीक है। जब वहां क्या है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे रियल, वास्तविक और अपेरेंट अथॉरिटी रखता हो। वेयर ए पर्सन हैज ए रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। दूसरा बेटा बोल दो। Or where he stands in a fiduciary relationship to the other. यानी कि जहां वो उन लोगों के पक्षकारों के रिश्ते विश्वास वाले हों, बहुत ज्यादा विश्वास एक दूसरे के ऊपर करते हों। तीसरा भी पढ़ दे भैया। Where he makes a contract with the person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, or mental or bodily distress. बिल्कुल सही बात है, शाबाश। अब Third ये फिर कहता है, हाँ पढ़ दो। where a person who is in a position to dominate the will of the other हाँ enters into a contract with him, हाँ and transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be unconscionable. The burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall be upon the person in a position to dominate the will of the other. और इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर किया है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल है। ऐसी कोई कंसेंट ली गई है तो वो वॉइडेबल है। अब देखो यहाँ आ जाओ। पहली बात कही थी देखो अनीश ने, द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन पार्टी इज इन ए पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। मन्नू सिंह वर्सेस उमादत्त पांडे का केस है। अब देखो, खैर अब फिर पूछूंगा किसने पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा। प्रिया हो सकता है, शायद प्रिया ने पढ़ा हो। प्रिया। नहीं सर, मैंने आज कुछ नहीं पढ़ा। अरे भैया ये गलत बात है सबकी। अरे ये हमारे साहब, ये श्रेयांश जी, ये गायब हो गए। तो भाग गया है। चलो दिव्या। दिव्या सर ये नहीं पढ़ा? मैंने नहीं पढ़ा। अरे कुछ भी ना पढ़ा था ना, तू भी ना कुछ पढ़ती, तूने भी सारा नाम डुबो रखा हमारा। ये सारे भारत मेरा नाम डुबोगा और कुछ ना कर देंगे। प्रेरणा। प्रेरणा है बेटा, नहीं पढ़ा? नहीं सर। अरे तुम ऐसे काम क्यों करो सारे के सारे डांट खाने के? सर एक्चुअली मैं कॉन्ट्रैक्ट के केसेस नॉर्मली सुने हुए हैं, याद ऐसे कुछ नहीं है। बेटा रुक जा, तुम सारे के सारे झूठ बोलते हो। अगर रात ईमानदारी से किसी ने उठा के देखा कॉन्ट्रैक्ट, देखा किसी ने? हाँ तो फिर अब वो सुने हुए कहाँ से हैं? वो सुने हुए इसलिए क्योंकि कभी पढ़ते हो तो सुने भी, समझ में भी आ। सारे के सारे फर्जी बच्चे मेरे पास ही हैं। खैर चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ अनीश, जी सर। पंडित जी को कभी हाथ वाथ दिखाया? नहीं। नहीं दिखाया? किसने दिखाया है? जन्म पत्री वगैरह किसने दिखाई है? मैंने तो नहीं दिखाई सर। शाबाश। प्रेरणा ने दिखाई होगी। सर हर कोई दिखाता है, कोई बताता है, कोई नहीं बताता। शाबाश। अब कोई गुरु, हाँ बिल्कुल। अब अधिकतर देखो भैया सनातन संस्कृति के लोग हैं तो स्पिरिचुअल गुरुजी जो एडवाइजर हैं ऐसे भी कोई बनाए हुए होंगे होंगे। हाँ जी हाँ जी। शाबाश। प्रिया है ना? है गुरुजी के पास? गुरुजी हैं इस तरीके के? नहीं, पंडित जी वगैरह कोई भी होंगे घर के? नहीं सर, ऐसे तो कोई नहीं है। शाबाश। अब जाटों के कौन गुरुजी होंगे? जाट ही खुद गुरुजी हो सकते हैं। देखो मन्नू सिंह वर्सेस उमादत्त पांडे का जो केस है उसमें सीधा सीधा सही ये था भैया, एक जो स्पिरिचुअल गुरु थे एडवाइजर,
अब उन्होंने प्लेंटिफ से क्या कहा, भैया अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आपके पास जो भी कुछ है ना सब मेरे नाम कर दो, और वो सब ईश्वर को दान होगा और सीधे आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। अब ये वाली जो स्थिति है, ये कह रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन द पार्टीज आर सच that one party is in a position to dominate the will of another. A spiritual advisor जो होता है induce the plaintiff, his devotee to give to him the whole of his property to secure benefit to his soul in the next world, or such a consent is said to be obtained by undue influence. ऐसी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस में मानी जाएगी। मेन चीज क्या है, द क्वेश्चन अराइजेस फॉर कंसिडरेशन एज टू व्हेन कैन इट बी सेड दैट वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर कब कोई पार्टी जो ना किसी, ये कोई स्थिति में मानी जाएगी कि वो एक दूसरे की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है। अब जो आंसर तो इसका ये कि वेयर कॉन्फिडेंस इज रिपोज्ड एंड बिट्रेड, जहां विश्वास किया गया और उसमें फिर धोखा मिला। दूसरा ये तो कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द अबव प्रिंसिपल, ए प्रिंसिपल इज डीम्ड टू बी इज इन ए पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर इन द फॉलोइंग केसेस। अब ये क्या है, पर्सन हैविंग रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, पर्सन स्टैंडिंग इन फिडुशियरी रिलेशन टू द अदर, पर्सन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज affected by reason of age, illness, mental or bodily distress। अब यहाँ पे दे देते हैं having real or apparent authority over the other की जब बात करते हैं कौन सी हो सकती है, इनकम टैक्स ऑफिसर है जिसके एसएससी के रिलेशन की आप बात करोगे, मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर है इन रिलेशन टू एन एक्यूज की बात करोगे, लाइसेंसर और लाइसेंसी है। ये क्या, ये अथॉरिटी है जो अपने आप में क्या है, सामने वाले व्यक्ति की जो इच्छा है उसके ऊपर डोमिनेट करने की स्थिति में होते हैं। अब बताओ किसी व्यक्ति का अगर कोई केस चल रहा है, किसी एक्यूज का ट्रायल चल रहा है, तो वहां पे भैया पुलिस वाले क्या है जो कहते हैं तुरंत लिख दे, लाओ साइन कर दिए भैया, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। मजिस्ट्रेट से भी कुछ ना कर पाते भैया, चुपचाप पड़े रहेंगे। इनका पता नहीं मजिस्ट्रेट साहब ने पहुंचा दिया, अगर कह दिए तो काम होता ही होता है। खैर चलो, दूसरा ये कहते हैं कि पर्सन स्टैंडिंग इन ए पर्टिकुलर रिलेशनशिप कौन कौन से होंगे, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, एडवोकेट और क्लाइंट के जो रिश्ते हैं वो इसी कैटेगरी में आपके आते हैं। ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी है, स्पिरिचुअल एडवाइजर एंड डिवोटी है, जैसा भी क्या है, इन्होंने सारी प्रॉपर्टी दे दी थी, फिर तरम सर ने कहा भैया ये स्पिरिचुअल एडवाइजर तो बेशक नहीं है, लेकिन ये लीगल एडवाइजर तो है जो कहेंगे सब ठीक ही होगा। डॉक्टर एंड पेशेंट हो सकते हैं। अब दूसरा आप ये देखते हैं कि पर्सन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और बॉडीली डिस्ट्रेस। अब ऐसी स्थिति में कि पता लगा माताजी पिताजी बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए, तब उनकी कंसेंट है, पिताजी अब तो जा रहे हो, अब तो लिख जाओ, चलो ठीक है बिल लिख दो, या ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको ऐसे साइन कर दे दो। अब वो बेचारे कुछ रेशनल जजमेंट लेने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो वहां डरा धमका कर तो कुछ भी कराई लो उनसे। रानी अन्नपूर्णिया वर्सेस स्वामीनाथन का केस है, इसमें 1910 का मद्रास का। कोई बताएगा इसको क्या है? अब इसमें एक महिला थी, उसे बहुत ज्यादा नीड थी, अर्जेंट नीड थी पैसों की, और पैसों की नीड के लिए अब वो भैया मनी लेंडर के पास पहुंची, लाला जी के पास, सेठ जी के पास, जो हमारे सेठ जी जो हमारे श्रेयांश जैन है, क्योंकि ये भैया इनका बड़े व्यापारी हैं, ये पैसे ब्याज पे देने का काम करते हैं। अच्छा किसी को चाहिए तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते टाइम पे देते रहना। दूसरा, अब जब वो महिला पहुंची मनी लेंडर के पास, कहती कि भैया पैसे उधार चाहिए, उसने कहा ठीक है पैसे मिल जाएंगे, लेकिन 100% ब्याज की दर से मिलेंगे। अब 100% ब्याज की दर से भैया कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, लेकिन उस महिला को क्योंकि जरूरत थी भैया ले लिए। ये तय किया गया कि ये जो कंसेंट थे अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस थी, और उस स्थिति में कि बहुत ज्यादा अर्जेंट जो ना मेंटल
प्रेशर था उसके ऊपर, जिस वजह से वो पैसे लिए गए। हिंदू विडो हु वाज इन ग्रेट नीड ऑफ मनी टू एस्टेब्लिश हर राइट टू मेंटेनेंस वाज persuaded by a money lender to agree to pay 100% rate of interest. This is a clear instance of undue influence being extracted upon a person in distress, and the court reduced the interest to 24%. उन्होंने घटा के 24% कर दिया। अब एक चीज आती है कि हमेशा जो थर्ड क्लॉज देखा था, अभी जब अनीस ने पढ़ा कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस व्यक्ति के ऊपर होगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ की जब हम बात करते हैं, अनीस किसके ऊपर होगा बेटा, पढ़ा था अभी आपने? सर जो डोमिनेट कर सकता है, जो डोमिनेट करने वाली पोजीशन में होगा। The जी burden of proof shall lie on that person who is in a position to dominate the will of another. देखो मुझसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा, सब वो पूछता हूँ जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। पता है बच्चे बता देंगे, लेकिन पूछता केवल इसलिए हूँ कि मैं समझना कि मूर्ख हूँ, इसलिए पूछता हूँ कि जिससे कम से कम पढ़ के कुछ बता दो। और बर्डन उस व्यक्ति के ऊपर ही लाई करेगा जो ये कहता है कि जो किसी व्यक्ति के विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है। मान लीजिए अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने कहा कि उसकी कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस में ली गई थी, प्रिजम्पशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद सामने वाले व्यक्ति के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा बर्डन, वो इस बात को साबित करेगा कि जो ना, क्योंकि वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है, कि उसने वो जो कंसेंट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं ली थी। अब सेक्शन बताएगा कि एविडेंस एक्ट में कहाँ दिया हुआ है अनीश? अनीश सर एविडेंस हाँ एक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस का सेक्शन कहाँ दे रखा है चाचा, बर्डन ऑफ प्रूफ दे रखा, यूं ही तो दिक्कत है, पढ़ते रहो। सर? बर्डन ऑफ प्रूफ है 101 से लेकर 114A तक। इसका पर्टिकुलर सेक्शन है भैया, मुझे वो बता दे। अरे तेरी खैर ना आज 101 ही है सर बर्डन ऑफ प्रूफ। और अब पिटाई हो जाएगी भैया, बेयर एक्ट में देख ले नीचे, तू ऐसे क्यों कर रहा है? सर वही लिख ऑन रखा। होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, ये तो ये कह रहा है कि 111 में तो ये अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ कायम है। नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 111 ऑफ हाँ द तो इंडियन एविडेंस एक्ट। अब 111 में पढ़ लिया, वहां पे क्या लिखा हुआ? 111 में मेरे को सर जहां तक याद है, चलो कोई, प्रिया बता देगी। प्रिया कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है? एक्टिव कॉन्फिडेंस सर, एक्टिव कॉन्फिडेंस रिलेशनशिप की बात करता है। हाँ तो फिर एक्टिव कॉन्फिडेंस क्या है? यही तो है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब एक दूसरे के ऊपर, जहां एक व्यक्ति जो है इस बात को साबित करने का भार उस व्यक्ति के ऊपर होगा, जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में थे, यानी कि जो विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में थे। नहीं आई बात समझ में? सर उसमें कोई दो वो थे एग्जाम्पल दे रखे थे, जिसमें एक वकील साहब का कोई एग्जाम्पल था। हाँ तो अब यहाँ पे जो वकील साहब है, तो ये तो बताया मैंने तुमको, जो सॉलिसिटर और क्लाइंट है वो क्या है, वो ऐसी स्थिति में उनके बीच में विश्वास वाले रिश्ते हैं, फिड्यूशियल रिलेशनशिप है। तो सॉलिसिटर और क्लाइंट के रिश्ते ऐसे ही होंगे कि वो एक दूसरे की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में होंगे। एक दूसरे की, क्या जो सॉलिसिटर है वो किसी सामने वाले की इच्छा को डोमिनेट करने की स्थिति में होता है। वकील से ज्यादा बेईमान कोई नहीं है भैया, ये पक्की बात है। खैर आगे चलते हैं इसमें। अब इन दोनों में अंतर देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर कट। व्हाट इज द डिफरेंस आता है लिखने के लिए, डिफरेंस बिटवीन कोरिजन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब कंसेंट की जब आप बात करोगे, दोनों के अंतर कोरिजन में और अनड्यू इन्फ्लुएंस में। कोरिजन में कहता है कि जो थ्रेट के द्वारा ली गई है, तो ये अपने आप में क्या है, एक ऑफेंस है। और कंसेंट अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करते हो, ये डोमिनेटिंग विल ऑफ अदर, क्योंकि डोमिनेशन की वजह से ली गई है, क्योंकि वो उस पोजीशन में सामने वाले की जो विल है उसको डोमिनेट कर सकता है। इट इज मेनली ऑफ फिजिकल कैरेक्टर, ये का फिजिकल कैरेक्टर को इन्वॉल्व करता है किसके अंदर, कोरिजन में। इट इन्वॉल्व्स मोस्टली यूज ऑफ फिजिकल और वायलेंट फोर्स। अगर आप कोरिजन की बात करोगे, फिजिकल फोर्स यूज करेगा और वायलेंट फोर्स, डराने धमकाने वाली जो बात करते हैं। जबकि अगर आप एंटी इन्फ्लुएंस की बात करते हो, ये एक मोरल कैरेक्टर को यूज करता है। इसमें क्या मोरल फोर्स है, केवल और केवल मेंटल फोर्स हो सकता है,
दिमाग से दिमाग वाला बोझ, अरे भैया कर दे, कैसे कर रहा है, नहीं तो मर रहा हूं तो अभी। कॉन्ट्रैक्ट इज वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि उस पक्षकार के द्वारा बिहाफ पर वर्डेबल होगा जिसकी कंसेंट ली गई है। द कॉन्ट्रैक्ट इज आइदर वर्डेबल और द कोर्ट में सेट असाइड। कोलिजन की बात करोगे तो सेक्शन 19 पर वर्डेबल दिया हुआ है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करोगे तो इसके लिए सेक्शन 19A दिया हुआ है। It attracts the provision of Indian Penal Code as the party exercising coercion exposes himself to criminal liability और there is no such criminal liability। अगर undue influence की बात करेंगे और किसी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं, कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती है, तो कतड़ी वाली बात नहीं है इसमें। अब आगे अगर आप देखते हो, इसे आगे चालू कर दें या कल कर लें इसको?